टेस्ट डिस्कशन में पहला क्वेश्चन किया तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछी गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% बताया गया था और सिंपल इंटरेस्ट रेट यूज हो रहा था। तो उसने कहा 1512 इन 3 इयर्स एंड 3528 इन 7 इयर्स इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो अमाउंट इन्वेस्टेड मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू पी आर टी। आपको दो इंफॉर्मेशन दी गई है कि 1512 इंटरेस्ट की अमाउंट इन 3 इयर्स एट अ रेट ऑफ 9% या फिर इंटरेस्ट की अमाउंट 3528 इन 7 इयर्स एट अ रेट ऑफ 9%। तो आपने इंटरेस्ट की अमाउंट अगर 1512 यूज करते हैं, प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है तो उस 9% को हम 0.09 लिख देते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स। तो यहाँ से आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 5600 आ जाती है। क्या आप सब लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिमांड फंक्शन। अच्छा, जब मैं चैप्टर नंबर 9 आप लोगों को पढ़ा रहा था और कॉस्ट बिहेवियर भी, तो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा याद रखिएगा कि ये जो डिमांड फंक्शन होता है ना, ये जो डिमांड Yes, sir. फंक्शन होता है ये प्राइस पर यूनिट फंक्शन होता है। जो डिमांड Yes, फंक्शन sir. होता है ये प्राइस पर यूनिट फंक्शन होता है। ऑफ अ फर्म प्रोडक्शन इज, ये डिमांड फंक्शन आपको दे दिया। उसमें Q रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब क्वांटिटी डिमांडेड को, और P रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस इन रुपीज को। तो आपसे कहा गया डिटरमिन द प्राइस विच शुड बी चार्ज टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए हम प्राइस क्या चार्ज करें, आपने वो फाइंड करके देनी है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए क्वांटिटी का फंक्शन है क्वांटिटी डिमांडेड, आपने इस फंक्शन को कन्वर्ट करना है प्राइस के फंक्शन में। तो जब प्राइस के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे P इज इक्वल टू, या फिर आप इसे समझे जैसे मैं इसको इस साइड पे लेके जा रहा हूँ तो ये -75p है तो मैं इसे लिख दूंगा 75 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये Q इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा तो मैं इसे लिखूंगा 150,000 माइनस Q। ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ से सिर्फ प्राइस फंक्शन फाइंड करना है, तो प्राइस इज इक्वल टू 150,000 डिवाइडेड बाय 75 किया तो आंसर आ गया 2000 माइनस Q डिवाइडेड बाय 75। क्या ये प्राइस का फंक्शन सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. ये है प्राइस पर यूनिट का फंक्शन, और मैंने इस डिमांड फंक्शन से ही प्राइस का फंक्शन डिटरमिन कर लिया है। तो ये प्राइस पर यूनिट फंक्शन आ गया। इससे अब आपने टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बनाना है। तो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन क्या होता है, प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू जब Q से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बन रहा है 2000 Q माइनस Q स्क्वायर ओवर 75, रेवेन्यू का फंक्शन। ओके, Yes, sir. Yes, अब sir. हमने रेवेन्यू के फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पर रेवेन्यू का फंक्शन मैक्सिमाइज होगा। तो इसके लिए रेवेन्यू के फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो रेवेन्यू के जी, sir. फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बन रहे हैं, 2000 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 75 Q। क्लियर? Yes, sir. अब इस जी, फंक्शन sir. को फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 कर दें और यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड कर लें। तो जब Q की वैल्यू यहाँ से फाइंड की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 75,000। क्या यही वैल्यू आती है हमारे पास?
क्वांटिटी एट मैक्सिमम रेवेन्यू इज 75,000। यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड करें तो वो 75,000 आती है। आप इस सारे फंक्शन को अपने कैलकुलेटर पे बता के शिफ्ट कैलकुलेशन एंड इक्वल टू का साइन प्रेस करें तो क्यू की वैल्यू 75,000। क्लियर? अब अगर हमसे पूछते हैं, यस सर। अगर हमसे पूछते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स एट मैक्सिमम रेवेन्यू, तो वो हम आंसर करते हैं 75,000 का। हमने नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड की हैं एट मैक्सिमम रेवेन्यू, जो कि उसने कहा था, ये देखें। लेकिन उसने कहा कि नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बताने, मैक्सिमम रेवेन्यू के ऊपर आपने प्राइस बतानी है कि प्राइस क्या चार्ज हो। टोटल रेवेन्यू नहीं पूछा, प्राइस। तो ये है हमारे पास प्राइस का फंक्शन। तो इस प्राइस के फंक्शन में हम लोग क्यू को रिप्लेस कर देंगे जो वैल्यू हमने फाइंड की 75,000। तो हमारे पास आंसर आता है 1,000। जी, तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है ये बात? चैप्टर 9 का क्वेश्चन था ये। ओके सर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो आपको एक मैट्रिक्स बता दिया गया है और उस मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट को मिस कर दिया है और आपसे वही एलिमेंट ही पूछा है और आपसे कहा है कि एक हिंट दे दिया कि इसका डिटर्मिनेंट 234 होगा। तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें कोई सी एक रो या कोई सा एक कॉलम सिलेक्ट करना पड़ता है। हम प्रेफर करते हैं कि हम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को प्रेफर किया जाता है, लेकिन उसमें से भी उसको जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो। तो अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट रो एक जीरो आ रहा है तो हम इसको प्रेफर कर लेंगे, इससे वर्किंग इजी हो जाती है। तो फर्स्ट रो के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट 5 को मल्टीप्लाई किया जाता है। जब 5 हम लिख दें तो उसके बाद ये रो ये कॉलम खत्म किया तो ये आपके पास एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बन जाती है। तो इस 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा 4 बीटा, और फिर हम लोग सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन नेगेटिव के साइन के साथ मल्टीप्लाई भी किया जाता है। मतलब हम लोग लिखते हैं माइनस, उसके बाद इसका अपना प्रोडक्ट -16 आ रहा है तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे, ऐड करके 16। इसके बाद नेगेटिव की वैल्यू और हम लोग ले लेते हैं अब सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट 0, 0 को लिए भी हम ये कॉलम ये रो माइनस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे के डिटर्मिनेंट के साथ, तो 0 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 0 ही आएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो +9 इंटू, अच्छा बेटा अब 0 के साथ तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए तो रिजल्ट 0 ही आता है और प्लस माइनस से भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से हमने 0 को एलिमिनेट कर दिया। हम चले गए 9 की तरफ, तो हम लोग जाके 9 लिख देंगे इंटू, अब 9 की रो 9 का कॉलम एलिमिनेट और बाकी 4 एलिमेंट्स, ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनता है तो इसका डिटर्मिनेंट 8 2s are 16 माइनस 2 बीटा। तो ये रिजल्ट हमारे पास होना चाहिए 2 3 4 के। तो यहाँ से हम लोग बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। 5 4s are 20 बीटा प्लस 16 इंटू 5 80 प्लस 16 इंटू 9 इज इक्वल टू 144 प्लस माइनस माइनस 9 2s are 18 बीटा इज इक्वल टू 2 3 4। 20 बीटा माइनस 18 बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा। उसके बाद 144 प्लस 80 इज इक्वल टू, और ये जाके दूसरी साइड में माइनस हो जाएंगे और इसका जो टोटल बनता है वो बनता है 224। तो 224 जब वहां पे माइनस होगा 234 में से तो आंसर 10, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑल क्लियर? यस सर।
अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने किया है, ये हमने ना इसको बिल्कुल इसके प्रॉपर मेथड के मुताबिक जाके किया है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस मेथड की समझ नहीं आती, तो जल्दी से उठा लो अपने कैलकुलेटर्स, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑन की के साथ सेटअप की वो प्रेस करो। 6 नंबर पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, 6 नंबर प्रेस करो। मैट्रिक्स ए 1 की प्रेस कर दो। हम मैट्रिक्स ए में जाके इसको सेव करते हैं। अब ये ना कंफ्यूज हो जाना, यहाँ तो बी है, सर ने तो ए करवा दिया है, तो नाम कुछ भी रखा जा सकता है। 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो 1 की प्रेस करो। 3 इंटू 3, 6 एलिमेंट्स लिखने की प्लेस आ गई आपके पास। उसके बाद आप 5 फर्स्ट एलिमेंट पुट करो, 0 9 8, और यहाँ पे जहाँ बीटा है ना, वहां पर अपने ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन में जो एलिमेंट दिया हुआ है ये पुट कर दो। अब हमारे पास 1 है तो हम 1 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू -8, बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज पुट करते हैं। क्या आप लोग मैट्रिक्स सेव करने के लिए AC की प्रेस करते हैं? क्या यहाँ तक सब लोग पहुंच चुके हैं? सर बीटा की जगह 1, बीटा की जगह पे फर्स्ट ऑप्शन में जो वैल्यू दी गई है वो पुट कर दें, पहला ऑप्शन। हमें तो नहीं पता ना कौन से वाला ठीक है, तो 1 पुट कर दिया हम लोगों ने बीटा की जगह पे। ओके सर। ओके, अच्छा अब शिफ्ट 4 की प्रेस करें। डिटर्मिनेंट 7 नंबर पे है, तो 7 की प्रेस करें, तो डिस्प्ले पे लिखा आ जाता है DET ब्रैकेट ओपन, फिर शिफ्ट 4। अब हमने मैट्रिक्स ए बताई थी, तो मैट्रिक्स ए जाके पुट करें, 3 की प्रेस करें और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है 1 के साथ? सर 2 to 6, होनी क्या चाहिए? क्वेश्चन ने क्या वैल्यू कही है आपसे? 2 3 4। तो मतलब 1 तो फिर ठीक आंसर ना हुआ। हमने वो वाली वैल्यू देखनी है जिससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 3 4 आ जाए, तो 1 हमारा आंसर नहीं है। गॉट इट? AC की प्रेस करें, AC की मुझे फॉलो करना है आप लोगों ने। AC की प्रेस करें, उसके बाद शिफ्ट 4 2 नंबर डाटा, और हमने मैट्रिक्स 1 में सेव किया हुआ था, तो 1 की प्रेस कर दें। अब जाएं वही मिडल जहां पे आपने 1 लिखा था, वहां पे 11 कर दें उसे। बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज, सारा मैट्रिक्स बार बार नहीं बताना, सिर्फ वो जो मिडल जहां पे बीटा था, जहां पे आपने 1 लिखा था, वहां पे 11 रख के इज इक्वल टू करके AC की प्रेस कर दें और फिर से जाके डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 2 4 6। अब अगर आप लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो अब आंसर आता है 2 4 6। इसका मतलब ये वाला आंसर भी करेक्ट नहीं है, ऐसे ही है ना? अगर उसने Yes, बताया sir. होता ना कि 2 4 6, तो मैं 11 को टिक कर देता। अब दोबारा से डाटा में जाएं, शिफ्ट 4 2 1, मिडल की जहां पे 11 था वहां पे 5 करके इज इक्वल टू कर दें और डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 234। 234 हमें यही रिक्वायर्ड था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 234। ओके सर। ऑल क्लियर? यस सर। तमाम स्टूडेंट्स ने कर लिया? यस सर। अब कोई मुश्किल तो नहीं है ना भाई? नो सर। चलें, अब अपने कैलकुलेटर को रिफ्रेश कर दो, ताज़ा दम करके उसे रख दो, बाद में काम आएगा तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 4, Sabahat took a loan of rupees 17,000 with simple interest for as many years as the rate of interest। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 5 साल के लिए उसने लोन लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है तो उसने 7 ईयर्स के लिए लोन लिया है। 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसने 10 ईयर्स के लिए लोन लिया है। इस स्टेटमेंट के मीनिंग ये थे, इफ शी पेड रुपीज 33320 एज इंटरेस्ट। अब बेटा ये फ्यूचर वैल्यू नहीं है, ये 33320 सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट है। एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, जितने भी ईयर्स के लिए था उसके एंड पर अगर ये
इंटरेस्ट पे करती है, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहीं पे ईयर्स भी पूछे जा सकते हैं कि लोन कितने अरसे के लिए लिया गया है। बेटा सिंपल इंटरेस्ट है तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? I equal to P PRT. equal to I PRT. इज इक्वल टू पी आर टी। तो I की वैल्यू क्या है? 33,320. प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 17,000. मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, तो x और इसके साथ परसेंटेज का साइन जरूर लगाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, या फिर x के साथ फ्रैक्शन ऑन करके इसको डिवाइडेड बाय 100 जरूर करना है, क्योंकि अब अगर हमारे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो हम उसे 0.10 लिखा करते हैं। तो x डिवाइडेड बाय 100 कर दें रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, या x% और मल्टीप्लाइड बाय x, और इस x से मुराद ईयर्स है, ये एज इट इज आएगा। कैलकुलेटर को ये इक्वेशन बताओ तो x की वैल्यू आ जाती है 14। अब अगर वो टाइम पूछते हैं तो हम कहते हैं 14 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 14%। गॉट इट? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Yes, sir. Next question. Using Cramer rule, find the value of dz from the following equation. dz की वैल्यू फाइंड करनी है फॉलोइंग इक्वेशन से। तो dz की वैल्यू कैसे आया करती है हमारे पास? इक्वेशन दे दी, इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी मेन मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी? 2 5 5 -1 minus 1, 3 3, 4 4, 2 2, 1 1, 2 2, -2, -2. ये मेन मैट्रिक्स Yes. बनेगी। और इसके जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स हमारे पास बन रही है वो बनेगी 5 X, 5, 11 5 -3। minus 3. अब अगर डी जी फाइंड करना है तो फिर जो z के कोफिशिएंट्स हैं इनको रिप्लेस कर दिया जाता है कांस्टेंट की वैल्यूज के साथ। तो यहाँ आएगा 5 11 -3। अपना कैलकुलेटर उठाएं जल्दी से, और उस कैलकुलेटर में ये वाला अब मैट्रिक्स सेव कर दें। सेव करना आ जाता है ना अब आप लोगों को? कर लेंगे ना ये वाला Yes, मैट्रिक्स sir. सेव? जल्दी जल्दी बेटा जल्दी, ये जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करें, पता चले बैठे रहें कि कैलकुलेटर में ना हमने बड़ी खूबसूरती से लिखना है। ऐसे ही है ना? तो बेटा कैलकुलेटर में खूबसूरती के Done, कोई, sir. कैलकुलेटर में बेटा खूबसूरती के कोई नंबर नहीं होते, बस कैलकुलेटर में लिखना है तुम लोगों ने। तो आंसर आ जाता है 42। डन? कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 42 आंसर आ गया आपके पास। जी इस सर। मैट्रिक्स का Yes, जब sir, आ आप रहा है। कांस्टेंट की वैल्यूज को रिप्लेस करते हो z के कोफिशिएंट्स z के कॉलम के साथ, तो फिर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो, तो वो dz की वैल्यू है। फिर से सुन लें, एक मतलब आप फिर से सुन लें बेटा। आपने इन इक्वेशन से सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। तो मैट्रिक्स फॉर्म ये मैंने पहले बनाई हुई थी, बाद में मैंने इसे ज़रा रिप्लेस किया था। तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स फॉर्म बनती है वो -1 2 -2। अब इसके बाद ना हम इसको मल्टीप्लाई करवाया करते हैं वेरिएबल्स के मैट्रिक्स के साथ, x y z इज इक्वल टू कांस्टेंट का मैट्रिक्स। ये हमने इक्वेशंस को कन्वर्ट कर दिया है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। अब बेटा अगर d ऑफ x फाइंड करना हो, अब इसमें फर्स्ट कॉलम x के कोफिशिएंट्स होते हैं, सेकंड कॉलम y के कोफिशिएंट्स होते हैं, और थर्ड कॉलम z के कोफिशिएंट्स होते हैं। हम क्रैमर रूल के अंदर d ऑफ x भी फाइंड करते हैं, d ऑफ y भी फाइंड कर सकते हैं, और d ऑफ z भी फाइंड कर सकते हैं। d ऑफ x फाइंड करना हो तो x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट की वैल्यूज के साथ। d ऑफ y फाइंड करना हो तो y के कोफिशिएंट को रिप्लेस करो,
डी ऑफ जी फाइंड करना हो तो जी के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करो। तो हमने डी ऑफ जी फाइंड करना था, तो हम लोग डी ऑफ जी के लिए जी के कोफिशिएंट्स को यहाँ से खत्म करेंगे और इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट का मैट्रिक्स आ जाएगा 5 11 -3। अब ये जो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास बना है, ये 3 into 3 का मैट्रिक्स, ये अपने कैलकुलेटर में बताकर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें तो वो डी जी की वैल्यू कहलाता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, आना sir. कमल, Yes, ओके sir. Yes, sir. जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्यूएम के कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आ रही है अब? बिल्कुल सर। Alhamdulillah. Question number 6. Starting today, Nimra is going to contribute rupees 200. Nimra ऐसा ही है ना? On the first of each month. On the first of each month. Each month ने मुझे बताया कि annuity factor, sequence Yes, of sir, payment. और फर्स्ट ऑफ ईच मंथ एंड स्टार्टिंग टुडे ने बताया कि एन्युटी ड्यू है, ऑर्डिनरी नहीं है। Yes, sir. हर रिटायरमेंट अकाउंट, देखा निम्रा कितनी समझदारी का मुजाहिरा कर रही है। हर एम्प्लॉयर विल कंट्रीब्यूट एन एडिशनल 50% ऑफ द अमाउंट। 200 रुपीज निम्रा कंट्रीब्यूट करेगी और जितना निम्रा की कंट्रीब्यूशन है उसका 50% उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो बेटा टोटल कितनी रेंटल्स की अमाउंट हम अपने रिटायरमेंट अकाउंट में, निम्रा अपने रिटायरमेंट अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रही होगी 200 रुपीज इसकी तरफ से और इसका 50% 100 इसके एम्प्लॉयर की तरफ से, तो और की वैल्यू 300 बन जाएगी इस क्वेश्चन में। इफ बोथ निम्रा एंड हर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू डू दिस, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो 300 टोटल बनेगा। शी कैन अर्न अ मंथली रेट ऑफ 0.05%। बेटा पर एनम कंपाउंडिंग मंथली, नॉमिनल रेट नहीं बताया, पीरियोडिक रेट बताया हुआ है पर मंथ 0.75। तो एन्युटी फैक्टर में हमें जरूरत भी पीरियोडिक रेट की होती है और जब हमें नॉमिनल रेट दिया जाता है तो हम R/M कर देते हैं। तो R/M से मुराद भी पीरियोडिक रेट ही होता है। तो हम अब एज इट इज यही रेट ही यूज कर लेंगे। हाउ मच विल निम्रा हैव इन हर रिटायरमेंट अकाउंट 40 years फ्रॉम नाउ? फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है R इंटू, फ्रैक्शन ऑन करेंगे कैलकुलेटर पर, पहले R की वैल्यू लिखें ब्रैकेट ऑन, फिर फ्रैक्शन ऑन, फ्रैक्शन के ऊपर कंपाउंडिंग फैक्टर 1 + 0 पॉइंट। अब देखें ये लिखा हुआ है 0.7%, तो बेटा 0.75 नहीं लिख देना एज इट इज, 0.0075 आएगा। ये यहाँ पे ट्विस्ट था, एक तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला और दूसरा 100 रुपीज एडिशनल वाला। तो इसे हम लोग लिखेंगे 0.0075। परसेंटेज का साइन खत्म करना होता है ना, तो डिवाइडेड बाय 100, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये अमाउंट बनेगी। उसके बाद 40 इयर्स और मंथली बेसिस पर हैं तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ रेंटर्स बनेंगे, बेटा जो बोल रहा हूँ कम से कम वो तो पहले सुन लो, रिवीजन भी हो जाएगी, मैंने सुन लिया था। तो जो बोल रहा हूँ कम से कम उसके ऊपर तो फोकस करो, कंप्लीट तो करने दो मुझे। -1 डिवाइडेड बाय 0.0075। अब अगर यहाँ पर एंड करें तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी बनती है हमारी, लेकिन उसने कहा था स्टार्टिंग टुडे, मतलब फर्स्ट रेंटल एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ हम लोग पे कर रहे हैं, तो ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए 1 कंपाउंडिंग फैक्टर ऐड हो जाता है। कैलकुलेटर में जैसे ये फैक्टर बताया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1414929। क्या ऐसे ही है? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. 0.0075 वाला ट्विस्ट सब आया था सर। अच्छा
और कौन कह रहा था दोबारा रिवाइज करने को? कौन सा स्टूडेंट था? जल्दी से नाम लें। बिलाल। बिलाल। बिलाल, क्या चीज़ नहीं समझ आई थी इसमें? यही इंटरेस्ट रेट ही नहीं समझ आया होगा शायद। यस सर। सर ये 100 कहाँ से आया, ये भी थोड़ा। कौन सा 100? बेटा क्वेश्चन को गौर से पढ़ो तो 200 निम्रा कंट्रीब्यूट कर रही है, और जरा और गौर से पढ़ो तो क्वेश्चन में बताया गया है कि 50% ऑफ द अमाउंट निम्रा कंट्रीब्यूट्स, वो एडिशनल अमाउंट उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो निम्रा कितने कंट्रीब्यूट कर रही है? 200। यस सर। तो भाई 200 का 50% क्या बनता रहता है? 100। तो ये 100 वहां से आए हैं। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बताया गया है 0.75% पर मंथ। तो रेंटल्स भी पर मंथ ही हैं, तो रेट भी पर मंथ, कोई इशू नहीं है, सेम यही रेट यूज करो। लेकिन 0.75% है तो परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए 0.75 डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है, तो वो हमारे पास बनेगा 0.0075। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जाके यूज कर रहा हूँ, और ये पीरियोडिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास, और यूज भी पीरियोडिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्लियर? यस सर। अच्छा, आइंदा से अगर किसी ने कुछ क्या पूछना हो ना कि दोबारा रिपीट कर दें, तो वो बस एक मरतबा बोल के फिर बाकी क्वेश्चन समझता रहे। मैं जब क्वेश्चन कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद खुद ही रिपीट कर दूंगा उसको। ये नहीं कि सर रिपीट करें रिपीट करें रिपीट करें, ऐसे नहीं बोलते रहना। बाकी कॉन्सेप्ट तो आप लोग लो। ओके मजनू? क्वेश्चन नंबर 6 सबको क्लियर? यस सर। Yes, yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलती हैं। तो बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएं तो y का फंक्शन आपको ये बता दिया गया और u की वैल्यू आपको इधर दे दी गई, और आपसे कहा गया फाइंड द स्लोप एट x इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली स्लोप से मुराद फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव को ही स्लोप कहा जाता है, पता है ना आपको? ग्रेडियंट। यस सर। ग्रेडियंट, स्लोप, ये वर्ड हम लोग यूज करते थे चैप्टर 2 के अंदर, लेकिन जब चैप्टर 8 में पहुंचे तो बेटा अगर कोई कर्व शेप हमारे पास ग्राफ बन रहा हो तो उसके स्लोप फाइंड करने के लिए उस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्लोप होता है। और कर्व शेप में Yes, sir. x की हर वैल्यू के ऊपर स्लोप की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो इसलिए उसने खुद आपको बता दिया कि अगर x की वैल्यू 2 हो तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके लिए हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर अगर Yes, गौर sir. से देखा जाए Yes, तो sir. हमारे पास ना चेन रूल यूज हो रहा है, लेकिन हम तो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? No, sir. हम u को ही रिप्लेस कर देते हैं उसकी वैल्यू के साथ। u की जगह पे आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। क्या आपको इस बात की समझ आई? जी सर। तो -1 +1 आपस में कैंसिल हो गए, तो भाई ना लिखो। डन? यस सर। अच्छा, अब मजीद यहाँ पर आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है, ना कोई मैथमेटिशियन बनने की जरूरत है कि सर इसको यूं कर ले मुंह कर, छोड़ दो इधर। अब आपने क्या करना है, अपना सिर्फ कैलकुलेटर उठाना है। आपने अपना कैलकुलेटर उठाएं जी, शिफ्ट की और शिफ्ट की के बाद डेरिवेटिव की अल्फा के बिल्कुल नीचे देखो इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन के नीचे देखें तो येलो से कलर में डेरिवेटिव है, तो इसलिए पहले शिफ्ट प्रेस कर दिया था। तो आपके पास शो हो गया होगा डिस्प्ले के ऊपर कुछ इस तरह से d ओवर d ऑफ x, ब्रैकेट ओपन कर चुके होंगे, और उसके अंदर एक बॉक्स है। बॉक्स में जाकर पहले फ्रैक्शन ऑन करो, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। पहले फ्रैक्शन ऑन करो। फ्रैक्शन ऑन करके लिखें 5। अब एज इट इज ये फंक्शन सारे का सारा लिख दें जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। 5 अल्फा और ब्रैकेट क्लोज की x आ जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर डाल दें, स्क्वायर की के साथ -1
डिनोमिनेटर में आए 5 अल्फा ब्रैकेट क्लोज की x का स्क्वायर, और उसके बाद इस ब्रैकेट से बाहर निकलने के लिए राइट एरो प्रेस करें, एक मतलब फिर से राइट एरो प्रेस करें, तो यहां पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, ये बॉक्स सा बना हुआ है, तो इस बॉक्स में वो वैल्यू लिख दो जिस पर वो आपसे स्लोप पूछ रहा है। तो उसने 2 कहा था, तो आप यहाँ पे 2 लिख दें, और जैसे ही इज इक्वल टू करेंगे आंसर आ जाता है 0.05। क्वेश्चन सॉल्व। यस तो डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व किया करते हैं। रिकॉल हो गया सारा मेथड? यस Yes, sir. यस किसी को कोई यस इश्यू तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? नो सर। शाबाश। ये मेरे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, बेटा आप सबको भी क्लियर हैं ये सारे मेथड्स? सर यहाँ से -1 की नहीं समझ आई कि आपने +1 तो क्रॉस करवा दिया, लेकिन -1 कैसे? -1 +1 दोनों आपस में क्रॉस हुए हैं। देखिए मैंने ये जो नीचे वाला u है ना, u +1, तो u की जगह पर तो उसकी ये वैल्यू आ गई थी 5x स्क्वायर -1। u की टोटल वैल्यू ये है, u को इससे रिप्लेस जी किया, सर, ठीक है सर, +1 तो एज इट ठीक इज आ गया। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, +1 -1 0। ओके थैंक यू। जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। लाइबा डिपॉजिटेड ₹8,000 पर क्वार्टर। बेटा पर क्वार्टर ने मुझे बता दिया कि यहाँ पर कंपाउंड सुभान अल्लाह, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट एन्युटी एट द स्टार्ट ऑफ क्वार्टर ने बताया कि एन्युटी ड्यू Due. into a saving account for 2 years and 9 months। 2 year 9 months। तो हम लोग देखते हैं टोटल रेंटल्स कितने बनेंगे। तो बेटा पर क्वार्टर है तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 2 सालों में कितने क्वार्टर्स बन गए? 8 प्लस 3 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर्स बन गए? 3 सर तो 11 टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स कितने बन जाएंगे? 11। ये बात सबको समझ आ गई है? ओके सर। टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स जो हमारे पास बनेंगे वो 11 बनेंगे। 11 रेंटल्स पे किए गए 8,000 पर क्वार्टर के हिसाब से। इफ द बैंक ऑफर्स 14% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखें अगर रेंटल्स क्वार्टर में है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। द टोटल अमाउंट लाइबा वुड हैव रिसीव एट द एंड ऑफ 5 years 3 months। ट्विस्ट आ गया यहाँ पर, और वो ट्विस्ट क्या है कि भाई 2.75 ईयर्स ये बनते हैं। 2 years 9 months से मुराद है 2.75 ईयर्स। यहाँ तक रेंटल्स पे हो रहे हैं 8,000 के, और वो रेंटल्स भी एट द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर हैं, यहाँ तक पे होंगे। लेकिन जो फ्यूचर वैल्यू है वो इस पॉइंट की नहीं पूछी गई। फ्यूचर वैल्यू पूछी गई है 5 years 3 months। 5 years 3 months से मुराद है 5.25 ईयर्स। तो यहाँ से यहाँ तक रेंटल कोई नहीं है, लेकिन फ्यूचर वैल्यू 5 years 3 months की फाइंड करके देनी है। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाते हैं। अब देखें 8,000 इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर 1 प्लस 0.14 डिवाइडेड बाय 4। कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, 14% नॉमिनल रेट है, तो 0.14 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर नंबर ऑफ रेंटल्स, और वो है 11 -1 डिवाइडेड बाय 0.14 ओवर 4। जी, क्या इस फैक्टर की समझ आ गई है जो कुछ मैंने लिखा है? इस फैक्टर की यस समझ सर। आ गई? अच्छा अब देखें स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर एन्युटी ड्यू थी। तो बेटा एन्युटी ड्यू यहाँ तक तो उसने अभी तक नहीं पहुंचाया। अब अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस 0.14 ओवर 4 करूँ, ये एक कंपाउंडिंग फैक्टर आए,
तब जाके मैं इधर पहुंचूंगा स्टार वाली जगह पर। ये पॉइंट क्लियर? Yes, sir. बेटा Yes, sir. एनवीटी ड्यू टाइम ड्यूरेशन से वन टाइम ड्यूरेशन पहले तक की वैल्यू बताती है ना, तो इसलिए एक कंपाउंडिंग फैक्टर। अब देखिए एनवीटी ड्यू का फार्मूला कंप्लीट हो चुका है और उसने हमें 2.75 ईयर्स, इसके बाद ये कंपाउंडिंग करनी है हम लोगों ने, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ एक और फैक्टर 1 + 0.14/4 रेज़ टू पावर। अब देखिए इसमें टोटल कितने क्वार्टर्स बन रहे हैं, इसमें टोटल कितने क्वार्टर्स हमारे पास बन रहे हैं, 10। तो ये हमारे पास Yes, sir, फ्यूचर 10 है। वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू